जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। आपके पेपर का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का संकल्पीय रूपरेखा। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया एग्जाम 2026-27 के लिए। 2025 में जो आपका एग्जाम होगा नवंबर के सेकेंड वीक से या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी विश्वविद्यालय का, उत्तर प्रदेश में जितने भी हैं, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है EDU 101F। बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय में इस बार आपके MCQ एग्जाम होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में होते ही हैं। और बात करें देखा जाए यहाँ पर तो और कोई यूनिवर्सिटी नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ भी आपका MCQ एग्जाम होता है, ठीक है ना। और देखा जाए राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, यहाँ भी आपके MCQ एग्जाम होते हैं। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ तो आपके नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी देखा जाएगा जहाँ भी आपके MCQ एग्जाम होने वाले हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पिछले साल में जो आपके एग्जाम हो चुके हैं उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। चले, पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह किसका कथन है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह कथन किसका है। दो तरीके से पूछता है, तो ये अरस्तु महोदय का ये कथन है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। क्लियर हो गया। चलिए, लाइक भी करते रहेंगे। देखिए लाइक का कोई और मतलब नहीं है, एक ही मतलब होता है, अगर जितना ज़्यादा लाइक रहेगा क्लास पे उतना ज़्यादा यूट्यूब भी इस क्लास को रिकमेंड करता है बाकी बच्चों के पास। आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण यानी सभी तरीके से बच्चों का विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा की अनौपचारिक संस्था है। देखें विद्यालय, विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, ये तीनों आपके औपचारिक संस्था है शिक्षा के। अनौपचारिक संस्था पूछा है तो समाज क्या है आपका, समाज आपका इसमें अनौपचारिक संस्था है शिक्षा का, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण इनमें से कौन है। अभी मैं औपचारिक अनौपचारिक ये सारी चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। देखें औपचारिक शिक्षा का उदाहरण इनमें से कौन है, तो देखें विद्यालयी शिक्षा। विद्यालयी शिक्षा ये औपचारिक शिक्षा का महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। ये विद्यालयी शिक्षा औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बालक की प्रथम पाठशाला विद्यालय, परिवार या फिर समाज, इन तीनों में से कौन होता है। जो छोटे छोटे बालक होते हैं इनका प्रथम पाठशाला जो होता है इनका फैमिली होता है, इनका परिवार होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, माता पिता यानी कहा जाए तो, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, जॉन डेवी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि विद्यालय जो होता है समाज का लघु रूप है यानी छोटा रूप है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा के अंग हैं शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, ठीक है, यानी जो आपके टीचर हैं और आप हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, ये सभी आपके शिक्षा के अंग हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है, एडम्स के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या फिर द्विमुखी प्रक्रिया है या गत्यात्मक प्रक्रिया है या सतत चलने वाली प्रक्रिया, बताइए। एडम्स के अनुसार शिक्षा क्या है, एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। द्विमुखी प्रक्रिया क्या होती है, त्रिमुखी प्रक्रिया क्या है, तो इसके बारे में भी आपको जानना अनिवार्य है। चले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और की पॉइंट अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में जान लीजिए कि आप अपना क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो जो भी बीए सेमेस्टर वाला आपको की पॉइंट प्रोवाइड कराता है उसे पढ़ना अनिवार्य है बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये द्विमुखी यानी दो ध्रुव, दो ध्रुव माने क्या, कौन कौन से हो गए, पहला शिक्षक हो गए और दूसरा छात्र हो गए, ठीक है ना। शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया, द्विमुखी प्रक्रिया में आपके टीचर और आप हो गए, ठीक है ना।
एडम्स का मानना था कि शिक्षा में इन दोनों के बीच निरंतर संवाद होता है, जैसे हमारे और आपके बीच में हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, त्रिमुखी प्रक्रिया क्या है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो यह जॉन डेवी का सिद्धांत है, ठीक है। जॉन डेवी ने शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया का सिद्धांत दिया था, जिसमें शिक्षक, छात्र और सामाजिक वातावरण, तीन ध्रुव शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है शिक्षा का त्रिमुखी प्रक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डेवी ने दिया है। तो त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन आता है? तो आपके टीचर आते हैं और आप आते हैं, आपके आसपास जो वातावरण है वो आपके इसमें आता है त्रिमुखी प्रक्रिया में, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है बाबू कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा उसकी आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को व्यक्त करना है। तो ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि शिक्षा के तीन ध्रुव हैं। अभी ऊपर मैंने आपको बताया है, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, ये तीनों आपकी क्या है? शिक्षा के तीन ध्रुव हैं। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी और विद्यार्थी के आसपास जो वातावरण होता है, सामाजिक वातावरण होता है, वो तीन ध्रुव होते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है शिक्षा के तीन ध्रुव, तो हो जाएगा शिक्षक, विद्यार्थी और उसका पाठ्यक्रम जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की शिक्षा क्या है? शिक्षा देखिए, शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। क्या है शिक्षा? अगर कोई पूछ ले आपसे कि शिक्षा क्या है, ठीक है, एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन क्या है? आप पढ़ क्यों रहे हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अनुभव प्राप्त करने के लिए। तो ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है शिक्षा, ठीक है ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21A का संबंध है, तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट है, शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा की बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है। थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है तो ध्यान रखिएगा। ये भी आपका MK गांधी जी का है, डी ऑप्शन आपका राइट है स्टेटमेंट, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार का शैक्षिक कार्य है। परिवार का शैक्षिक कार्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण, नागरिकता का प्रशिक्षण देना, ये सभी क्या है? आपके परिवार का शैक्षिक कार्य होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व नियोजित शिक्षा को कहते हैं। पूर्व नियोजित शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी पूर्व नियोजित शिक्षा का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा क्या है? निरौपचारिक शिक्षा क्या है? इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे। पहले आपको जानना अनिवार्य है कि पूर्व नियोजित शिक्षा क्या होता है। प्री प्लानेड एजुकेशन जिसे बोलते हैं। तो पूर्व नियोजित शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा से है जिसका एक विशिष्ट ढांचा, उद्देश्य और रणनीति होती है। इसमें संस्थागत और जानबूझकर दिए जाने वाले निर्देश शामिल होते हैं। यह औपचारिक शिक्षा का एक रूप है जो स्कूल या कॉलेज जैसी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जैसे कि नर्सरी या किंडरगार्टन इसी का एक उदाहरण है, जहां बच्चों को खेल खेल में पढ़ना, लिखना और गणित सिखाया जाता है, ठीक है। क्लियर होगा। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है? अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, औपचारिक शिक्षा क्या होता है? यह एक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम और व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करती है, जैसे स्कूल, कॉलेज और विद्यालय में शिक्षा, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा एक अनियोजित और स्वाभाविक होती है, जो जीवन के अनुभवों से प्राप्त होती है, जैसे परिवार हो गया, समुदाय हो गया, ठीक है ना। तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। यह औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की कड़ी है, जिसमें कुछ हद तक संरचना होती है, लेकिन यह स्कूल के बाहर की जनसंख्या के लिए होती है, जैसे कार्यशालाएं या वयस्क साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है। चलें, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है बाबू आपसे कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नहीं, इसमें देखिए गलत है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है? प्रोसेस है, प्रक्रिया है। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है, ठीक है। संकीर्ण अर्थ नहीं है, गलत हो जाएगा। ना ही प्रत्यक्ष अर्थ है, ये व्यापक अर्थ है इसका, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
पूछा गया कि निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है, तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी पर नियंत्रण करना नहीं होता है, बल्कि विद्यार्थी के जीवन को आगे बढ़ाना होता है, उन्हें सिखाना होता है, उनके कैरेक्टर का निर्माण करना होता है, शिक्षा के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उसे सिखाना होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। प्राथमिक शिक्षा बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उच्च शिक्षा को कहते हैं, उच्च शिक्षा को विश्वविद्यालयी शिक्षा कहते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक शिक्षा का विषय क्षेत्र नहीं है। परीक्षण, मूल्यांकन, प्रबंध, ये तीनों आपके शिक्षा के विषय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। रिपोर्टिंग आपका नहीं आता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के रूपों का उत्कृष्ट सर्वांगीण विकास करे। तो ये जो स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एजुकेशन से संबंधित नहीं है। देखिए एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर भी संबंधित है, एडुकोरम नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। थर्ड सेमेस्टर में मैंने एजुकेशन पढ़ाया, वहाँ भी ये क्वेश्चन था, तो थर्ड सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। शिक्षा का अनौपचारिक साधन कौन सा, देखें बीएड कॉलेज, ये शिक्षा के नई औपचारिक साधन है। निरक्षर महिलाएं हेतु रात्रिकालीन शिक्षा व्यवस्था, ये भी औपचारिक साधन है। परिवार क्या है आपका, अनौपचारिक साधन है, ठीक है ना। इसमें सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है। फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजित, ठीक है, नियोजित एवं समय प्रतिबंधित शिक्षा का उदाहरण है, कौन है, तो निरौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखें पूछा जा रहा है आपसे कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर विद्यालय केंद्रित। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली समय के सदुपयोग हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो हमें कुछ उपयोगी कार्य कर लेना चाहिए, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, तो देखें आर्थिक समानता ये राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, जातिवाद और धर्म ये राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्यों आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना इसलिए आवश्यक है ताकि संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण का संपूर्ण विश्व में जो मानव जाति है इसका कल्याण हो सके, इसके लिए, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें आत्मानुभूति तथा आत्माभिव्यक्ति शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है, नैतिक उद्देश्य है, धार्मिक उद्देश्य या व्यक्तिगत उद्देश्य है। आत्मानुभूति यानी खुद के द्वारा आप अनुभव कर रहे हैं, और आत्माभिव्यक्ति आत्मा के द्वारा आप जो अनुभव कर रहे हैं, ठीक है ना, ये शिक्षा का क्या है, व्यक्तिगत उद्देश्य है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले देखते हैं 31 नंबर, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता इसलिए आवश्यक है, राष्ट्रीय संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए हमें राष्ट्रीय एकता बहुत आवश्यक है हमारे लिए, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित एवं प्रगतिशील विकास है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, पेस्टोलॉजी महोदय ने, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले देखते हैं। देखिए पूछा गया कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए सहायक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए इसमें कौन सहायक नहीं है, देखें संकीर्ण राष्ट्रीयता आपका अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए बिल्कुल भी सहायक नहीं है, बाकी ये तीनों आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। उदार दृष्टिकोण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए सहायक हैं, संकीर्ण राष्ट्रीयता नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए पूछा जा रहा है कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य समाहित करता है, क्या समाहित करता है? सामाजिक कुशलता के लिए शिक्षा को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है मानव संसाधन, खनिज संसाधन, भूमि संसाधन या प्राकृतिक संसाधन। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बताइए। राष्ट्र का अगर विकास करना है तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानव संसाधन होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय एकता में कौन बाधक है? राष्ट्रीय एकता में बाधक कौन है? तो देखें, जातिवाद एवं सांप्रदायिकता ये राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं, बिल्कुल करेक्ट है। प्रांतीय एवं भाषा असमानता ये दोनों आपके राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता में बाधक बाह्य कारक है। राष्ट्रीय एकता में बाधक बाहरी कारक पड़ोसी देश हैं हमारे। बी ऑप्शन आपका राइट है। जैसे पाकिस्तान से जुड़ा हमेशा आतंकवादी हमले कराता है भारत में, ठीक है। देखिए, भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। डी ऑप्शन राइट है। और पूछता है कि भावनात्मक एकता समिति की स्थापना कब हुई थी? 2 क्वेश्चन पूछता है, दोनों को आपको याद रखना है। देखिए, भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। भावनात्मक एकता समिति का गठन 1961 में हुआ था और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। डॉक्टर संपूर्णानंद इस समिति के प्रमुख बने जिन्होंने शिक्षा और पाठ्यक्रम के माध्यम से भावनात्मक एकता बढ़ाने पर जोर दिया था, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामाजिक अंतःक्रिया में सम्मिलित है विरोध, सामंजस्य या फिर सहयोग। समाज के अंतःक्रिया में क्या शामिल होता है? तो विरोध भी शामिल होता है, सामंजस्य भी और सहयोग भी, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक नहीं है? राष्ट्रीय एकता में देखें, सांप्रदायिकता भी बाधक है, धर्म और जाति भी, प्रांतीयता भी, भौगोलिक स्थिति आपका राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक जॉन डेवी है। ये एक पुस्तक का नाम है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन कब हुआ? 1961 में। सी ऑप्शन आपका राइट है 43 का, ठीक है। चलिए देखें, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन 1961 में हुआ था। यह पहली बार सितंबर-अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद जैसी बुराइयों से निपटने के लिए आयोजित एक राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के माध्यम से हुआ था, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकाश का सदुपयोग है। अवकाश का सदुपयोग वैयक्तिक उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता के विकास का सशक्त माध्यम कौन है? टेलीविजन, परिवार, शिक्षा या फिर समाज। राष्ट्रीय एकता के विकास का सशक्त माध्यम शिक्षा है, एजुकेशन है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य होता है बौद्धिक विकास करना, शारीरिक विकास भी करना और चारित्रिक यानी कैरेक्टर का भी विकास करना, डेवलप करना, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता के विकास का माध्यम है? शिक्षा, एजुकेशन राष्ट्रीय एकता के विकास का बहुत ही सुदृढ़ माध्यम है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना शिक्षा है। तो यह स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए दी गई शिक्षा सहायक है किसमें? अतिरिक्त शक्ति के उपयोग में, आंतरिक शक्तियों के विकास में और आत्मा अभिव्यक्ति में। इन तीनों में तो डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, अवकाश के समय का सदुपयोग बढ़ावा देता है किसको? तो शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है, हस्त कौशल के विकास को, रचनात्मक विकास को भी बढ़ावा देता है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता का आधार क्या नहीं है। राष्ट्रीय एकता का आधार स्वार्थपरता, ये राष्ट्रीय एकता का आधार नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रजातीय एकता, धार्मिक एकता और भाषा की एकता, ये तीनों के तीनों आपके राष्ट्रीय एकता के आधार हैं। स्वार्थपरकता नहीं है, यानी स्वार्थ, समझ रहे हैं ना आप। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है, क्वेश्चन नंबर 51 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।